हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक है और अपने घर पे ही रहिए बेटा, पढ़ाई करते रहिए और अपने घर वालों का ध्यान भी रखिए। देखिए, काफ़ी दिनों बाद हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना। कुछ चीज़ें हम पीछे की जो ज़रूरत पड़ेंगी उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। वैसे आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या है, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। मतलब हमारे पास ये एक वेक्टर था, ये एक दूसरा वेक्टर था, और हमने कहा था दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद एक तीसरा वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये तीसरा था। मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये इनका रिजल्ट है। तो हमने कहा था ए और बी को जोड़ दिया तो क्या बन गया, आर बन गया। अब रिजॉल्व करने का मतलब होता है तोड़ना। अगर हम दो चीजों को मिलके एक चीज बनाते हैं तो उसको तोड़ भी तो सकते हैं ना बाद में फिर से। तो बस यही पढ़ना है हमें। अब इसके लिए कुछ चीजें हैं जो जरूरत पड़ेगी हमें, उनको समझते हैं पहले। तो देखिए बेटा, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापस से रिमाइंड करते हैं कि एक हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और उसकी सिर्फ डायरेक्शन होती है। आपको ये बताया था कि यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो एक वेक्टर है ए एक वेक्टर है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मीन्स आप निकालना चाहते हो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो उसको हम लिखते हैं ए कैप से। किससे लिखते हैं? ए कैप से। निकलता कैसे है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये तरीका होता है निकालने का। काम क्या आता है यूनिट वेक्टर? बेटा देखो, इसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन डायरेक्शन होती है, तो इसका जो मेनली काम होता है वो डायरेक्शन का होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब हमें इस वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ी। अब मैं आपके सामने एक वर्ड यूज करने जा रही हूँ, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब भाई ये क्या चीज है? यूनिट वेक्टर तो हमने पढ़ा था कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और सॉरी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और जिसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अब देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अब आपने अपनी 3 डायमेंशंस पढ़ी हैं, जैसे एक्स, वाई और जेड। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये है मेरी एक्स डायरेक्शन, ये है मेरी वाई डायरेक्शन और ये है मेरी जेड डायरेक्शन। अब आपको पता है कि ये तीनों डायरेक्शंस आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। अगर मैं अच्छे से बताना चाहूँ तो ये तरीके से कह सकता हूँ, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये सारे आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जो हमारी ये 3 कार्टेशियन डायरेक्शंस होती हैं, इन्हीं को ही हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। वैसे एक्चुअली ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जो 90 डिग्री होती है। जो ऑर्थोगोनल वर्ड है वो 90 डिग्री के लिए आया है। तो हमारी जो ये एक्सिस है ये आपस में कैसी है? ऑर्थोगोनल है। अब देखिए, अब बेटा एक्स डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए भी तो कोई यूनिट वेक्टर होना चाहिए ना। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि भाई आपको 3 मीटर आगे चलना है, ठीक है, यार आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर्स है और वो एक्स डायरेक्शन में है, तो आपको या तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आप ये कहोगे लो मैम कर दिया रिप्रेजेंट, ये मेरा जो वेक्टर है इसको मैंने 3 मीटर जितना दिखा दिया और ये मेरी एक्स डायरेक्शन है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें 3 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट लेना है वाई डायरेक्शन के अंदर, तो तुम कहोगे कि मैम ये रहा 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और ये वाई डायरेक्शन है, ऊपर की साइड वाई डायरेक्शन होती है। लेकिन हम हमेशा एरो से डिनोट करोगे तो कोई जरूरी नहीं है ना, आपको और तरीका भी पता होना चाहिए डिनोट करने का। जैसे मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट डिनोट करना है, डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो देखिए आपको 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये 3 तो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। कौन से डायरेक्शन में चाहिए? एक्स डायरेक्शन में। तो एक बात सोचो, अगर मुझे एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता हो तो उसके साथ एसोसिएट कर दूंगी। अब बेटा ऐसे ही हर डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर होता है, वो यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन की पहचान करवाता है। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले हम लिखते हैं इसको, फिर तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए, आपको ये पता है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो हमारे पास 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो हम कहेंगे कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है के कैप।
आपको सामने 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब इनका मतलब समझिए क्या है। कैप ये चीज डिनोट कर रही है, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे। आई कैप किस डायरेक्शन के बारे में बताएगा, एक्स डायरेक्शन के बारे में। जे कैप किसके बारे में बताएगा, वाई डायरेक्शन। और के कैप किसके बारे में बताएगा, जेड डायरेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे यूज कहाँ होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि एक बॉडी है और उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड और एक्स डायरेक्शन। तो देखो मैंने सब कुछ लिख दिया। मैंने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सिंबल बता रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उस जिसकी वैल्यू कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन। क्या मैं इसको और अच्छे से लिख सकती हूँ, बिल्कुल। देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ वेलोसिटी इज 3 आई कैप। आप सोचेंगे ये क्या लिख दिया मैम ने, तो देखिए ये वही चीज है जो ऊपर लिखा हुआ है, उसी की रिप्रेजेंटेशन है एक अलग मैनर में। यहाँ पे देखिए 3 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैंने 3 को एज इट इज लिख दिया मैग्नीट्यूड। अब बात थी इसके डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन की। अब इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ थी, एक्स के पास थी, और एक्स का यूनिट वेक्टर कौन है बेटा, एक्स का यूनिट वेक्टर है आई कैप। मतलब आपको कभी भी एक्स एक्सिस की तरफ इशारा करना है तो आप आई कैप का यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये आई कैप मल्टीप्लाई करने से क्या इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो चलिए एक बार फटाफट जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम समराइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से ये माइंड में सेट हो जाए। बेटा हमने एक यूनिट वेक्टर नाम की चीज पढ़ी थी। यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है पर उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। मतलब तब हमें सिर्फ डायरेक्शन से काम होता है, तब हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास अपनी जर्नल लाइफ में 3 बेसिक डायरेक्शंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इनको डिनोट करने के लिए भी कोई यूनिट वेक्टर होना चाहिए। देखो जहां पे भी डायरेक्शन की बात आएगी वहां पे यूनिट वेक्टर आएगा। तो हम कहेंगे कि आई कैप का इस्तेमाल करते हैं एक्स डायरेक्शन को समझाने के लिए, जे कैप का इस्तेमाल करते हैं वाई को समझाने के लिए, और के कैप का इस्तेमाल करते हैं जेड को समझाने के लिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर कोई आपको वर्ड्स में बोले कि इफ एन ऑब्जेक्ट, सपोज मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रही हूं कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम ऑफ 4 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई बताइए क्या होती है मोमेंटम की यूनिट, मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो kg मीटर पर सेकेंड। 4 kg मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि ऑब्जेक्ट है उसके पास मोमेंटम है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 और वो कहाँ है, वाई डायरेक्शन में। और आपको बोल दिया जाए बेटा आप तो वेक्टर्स पढ़ रहे हो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो हमने कहा मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से, वेक्टर है तो हम एरो लगाएंगे, एरो डिनोट करेगा कि दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड है 4 और डायरेक्शन कहाँ से लेंगे, यूनिट वेक्टर की हेल्प से। वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है, J, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ आई। अब आपके सामने कहीं पे कैसी भी क्वांटिटी आ जाए, मान ले 5k कैप, तो आप समझ जाएंगे जिस भी क्वांटिटी की बात हो रही है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 5 है और k कैप डिनोट कर रहा है वो जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है। अगर कहीं पे लिखा हो -3 आई कैप, अब इसका मतलब है 3 उसका मैग्नीट्यूड है, आई मतलब एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, पर माइनस तो -x की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड है 3 और इसकी डायरेक्शन है -x। क्या ये बात समझ आई। ऐसे ही आपके सामने 2-3 छोटे छोटे वर्ड्स लिख रही हूँ, आप खुद से सोचना क्या उसका मैग्नीट्यूड है और क्या उसकी डायरेक्शन। जैसे -5/2 जे कैप, 5/3 के कैप, ये 2 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनमें बता सकते हैं तो आप
इनमें फटाफट आइडेंटिफाई कीजिए बेटा, अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा कि इनमें क्या मैग्नीट्यूड है। ये दो क्वांटिटी जो लिखी हुई है कुछ भी हो सकती है, बस वेक्टर है, आपको इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो ये था बेटा हमारे शुरुआत कि आपको ये तीन वर्ड बहुत बार दिखाई देंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब किसी भी चीज का अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है और ये पता है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसको वेक्टर बनाने के लिए आई लगा दो साथ में, माइनस में जा रही है तो माइनस आई लगा दो, अगर वो क्वांटिटी जेड डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करना चाहती है तो के कैप लगा दो। तो बेटा ये चीज आप नोट कीजिए अपनी फेयर नोटबुक में और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमने पढ़ लिया कि ये होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब आज के हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं, चलिए इससे पहले वाले टॉपिक की बात करते हैं। हम एक फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और टॉपिक आपने ये कहा था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक दूसरा वेक्टर है बी, और अगर दोनों वेक्टर को मैं टेल टू टेल कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा। अब एक पैरेललोग्राम बनाइए, अपनी इमेजिनेशन से एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए। तो ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो वेक्टर का एडिशन लो कहता है कि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जाएं तो इनके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा वो डायगोनल इनका रिजल्ट होगा। बात आती है किस चीज का रिजल्ट होगा बेटा, तो उसके एडिशन का रिजल्ट होगा। ठीक है, जिसको हमने आर वेक्टर से डिनोट किया था। अब देखो ये टॉपिक तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपको पता है कि बेटा जो ये आर वेक्टर है ये कहाँ से आया है। आपने कहा मेरे पास एक वेक्टर था ए, आपने उसमें एक बी वेक्टर को ऐड किया और आंसर आ गया आर वेक्टर। जैसे अगर मैं अपने एक सिस्टम की बात करूं, जैसे आप ये समझिए कि मेरे पास ये एक मार्कर है और ये इस मार्कर की कैप है। एक छोटा सा एग्जांपल है बेटा, ये दोनों ने मिलके एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। अब ये सिस्टम देखिए, पहले आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है, थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा पढ़ा है, ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है और ये दोनों ने मिलके बना दिया सिस्टम। मतलब आपने दो लोगों को जोड़ के, दो चीजों को जोड़ के तीसरी चीज बनाई। यहाँ पे कोई नई चीज नहीं बन रही, पर सिस्टम तो पूरा हो रहा है ना। तो अब आप इसको तोड़ भी तो सकते हो। देखो तब आपने इसको तोड़ा तो वही तो दो कंपोनेंट मिल गए जिनको आपने शुरू में जोड़ा था। तो सेम चीज है, देखिए आपने ए और बी को जोड़ के क्या बनाया, आर बना दिया। जैसे अब आप ये समझिए कि मान लो ये एक सीडी है और इसके साथ दूसरा कंपोनेंट मिलाया और ये पूरा सिस्टम बन गया। ठीक है, ये पूरा सिस्टम बना दिया आपने इन दो कंपोनेंट की हेल्प से। तो आप इसको तोड़ना चाहो तो ये उन्हीं दो कंपोनेंट में टूट सकता है वापस, कोई बुराई नहीं है। आप सोचेंगे मैम ये तो इससे ज्यादा कंपोनेंट में भी टूट सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूं तो देखो इसको आप यहां से कट कर दो, एक पोर्शन ये हो गया और एक पोर्शन ये हो गया, बिल्कुल हो सकता है। देखो आपने दो चीजों से मिलके एक चीज बनाई, तब आप तोड़ोगे तो वापस से दो बन सकती हैं, ओरिजिनल वाली भी बन सकती हैं, उसके अलावा भी बन सकती हैं। लेकिन हम फिलहाल किस पे फोकस करेंगे, ओरिजिनल पे फोकस करेंगे। देखिए अब ए और बी ने मिलके अगर आर को बनाया है तो क्या मैं इसको देखो रिवर्स करके देखो इसको अपने दिमाग में, आपके सामने सिर्फ एक आर वेक्टर लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, ये हो सकता है आर वेक्टर दो वेक्टर से मिलके बना हो सकता है वो एक वेक्टर कुछ ऐसा हो और एक वेक्टर वो कुछ ऐसा हो और उनसे मिलके ही आर वेक्टर बना हो। तो मतलब अगर आपको ए और बी पता है तो ए और बी को ऐड करके आर बना सकते हो, तो आर पता है तो उसको तोड़ के ए और बी भी तो बना सकते हैं हम। तो यही हमारा टॉपिक है बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्व करना मतलब उसको तोड़ के देखना कि वो किन किन से मिलके बना हुआ है। आई थिंक आपको टॉपिक का मतलब समझ आया कि हम करना क्या चाहते हैं। अब देखिए अब हम तोड़ेंगे और कैसे तोड़ेंगे वो देखो। अब बेटा मान लो ये हमारे पास x डायरेक्शन है, ये हमारे पास y डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे एक वेक्टर है बेटा, ये O पॉइंट है मेरा और ये A पॉइंट है। ठीक है, और ये वेक्टर हो गया OA वेक्टर।
क्या ये बात क्लियर हुई? अब ये जो ओ ए वेक्टर है बेटा, आप इसको तोड़ना चाहते हैं। अब आपको पता है ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ से बताया जाता है, और ये जो एरो है, ये हेड है, ये क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो आप एक बात सोचिए, अगर ये एक वेक्टर है तो ये वेक्टर किसी से तो मिलके बना होगा ना, तो इसको हम तोड़ना चाहते हैं, हम इसको दो पार्ट में तोड़ना चाहते हैं। अब आप कहेंगे मैम जैसे ये आपने बताया था कि इसको तो मैं किसी भी दो पार्ट में तोड़ सकती हूँ, इसको तो मैं यहाँ से तोड़ दूं तो ये और ये पार्ट भी हो गया, इसको मैं यहाँ से भी तोड़ सकती हूँ, इसको मैं ऊपर से भी कट कर सकती हूँ, तो हम कौन सा दो पार्ट में तोड़ना चाहते हैं? ये भी तो आपको क्लियर होना चाहिए ना। आपको ये तो समझ आ गया, ये रहा मेरा सिस्टम और इसको मुझे तोड़ना है। तो देखिए ये रहा मेरा वेक्टर, उसको मुझे तोड़ना है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। कौन कौन से हिस्से में? एक तो वो हिस्सा जो x डायरेक्शन में आता हो, और एक वो हिस्सा जो y डायरेक्शन में आता हो। अब आप सोचेंगे कैसे? तो सपोज करो बेटा ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा। अब स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अब देखिए क्या करेंगे हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर लाइन इस x पॉइंट पे आती है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ये एक y पॉइंट होता है। अगर मैं इस डायग्राम को, जो मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया, क्या मैं इसको अलग से बना सकती हूँ? अब अलग से बनाइए। देखिए मैंने कहा O पॉइंट से शुरुआत करेंगे, O से हम x पे जाएंगे, ये रहा O से x पे चले गए हम, O से y पे भी जाएंगे हम, O से y पे चले गए, और ये एक रेक्टेंगल बना था, और ये इसका डायगोनल था। अब ये देखिए ये क्या है बेटा? ये है ओ ए वेक्टर। क्या ये बात समझ आई? ये क्या है? ओ ए वेक्टर है। अब देखिए ये है x और ये है y, ये है ओ एक्स वेक्टर, ये भी तो आपको एक वेक्टर दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है? एक ओ वाई वेक्टर। क्या ये बात समझ आई? क्या आप यहाँ पे अपना पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं? आप सोच रहे हो मैम यहाँ पैरेललोग्राम तो नहीं है, यहाँ पे तो एक रेक्टेंगल है, बट बेटा आपको ये पता होगा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक सिमिलरिटी होती है। क्या? कि अगर पैरेललोग्राम का क्या होता है? पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और व्हाट इज रेक्टेंगल? इक्वल साइड, अपोजिट और पैरेलल तो है ही है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो आप एक बात सोचिए, अगर मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं तो ये रेक्टेंगल ही तो बन जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना बेटा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो है वो काफी हद तक सिमिलर है, फर्क एक चीज का है, एंगल का। अगर आप पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री कर देंगे तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हो जो सामने मैंने बनाया है, या तो आप मान लो ये एक रेक्टेंगल है, या आप कह दो है तो पैरेललोग्राम बट एंगल 90 डिग्री है, जिसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम लॉ तो लगा सकते हो ना। अब देखिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर ने मिलकर किसके बनाया? ओ ए वेक्टर को। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ओ ए वेक्टर कहाँ कहाँ से मिलके बना? ओ एक्स और प्लस ओ वाई। क्या इतनी बात समझ आई? एक बार इस डायग्राम को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। अब फिर से वही बात, अगर ये दोनों मिलके ओ ए को बना सकते हैं तो ओ ए इन दोनों में टूट भी तो सकता है ना। अब बात आती है कि ठीक है, समझ आ गई हमें बात कि ओ ए वेक्टर दो पार्ट में टूट चुका है, पर ये दो पार्ट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? ठीक है, अब वो वैल्यू फाइंड करना देखिए। अब ये ओ ए है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ना बेटा। अब मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लो कि एग्जांपल लेंगे अभी 5 न्यूटन या मान लो 7, कुछ एग्जांपल ले लिया हमने, अब उसको रिजोल्व करना देखते हैं। अब आपको ओ एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता है ओ ए का एक हिस्सा है ओ एक्स और एक हिस्सा है ओ वाई, तो आपको ओ एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ओ ए एक्स सॉरी, इस ट्राइंगल में देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं कोस थीटा, तो व्हाट इज कोस थीटा? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? ये इस ट्राइंगल का बेस है ओ एक्स और हाइपोटेन्यूज है ओ ए। अब देखिए, अब ये एक वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिंपल ओ ए होगा। तो हम कहेंगे ओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ओ एक्स की वैल्यू आ गई ओ ए कोस। तो यहां से आपको क्या पता चल गया? यहां से आपको ओ एक्स पता चल गया। लेकिन यहां तो मैंने ओ एक्स वेक्टर लिख रखा है, तो क्या कहूं मैं?
अब आप समझ सकते हैं बेटा कि ओ एक्स वेक्टर बनाना है, ये तो क्या है, ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड। और बेटा ओ एक्स कौन सी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो अभी अभी आपको बताया था कि अगर आपको एक्स डायरेक्शन को डिनोट करना है तो आप किसकी मदद ले सकते हैं, आई कैप की मदद ले सकते हैं। तो मैं कह सकती हूँ ये है ओ ए कोस थीटा और आई कैप, ठीक है। ऐसे ही हम किसको निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं ओ वाई। पर ये तो एक रेक्टेंगल है ना बेटा, रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो आप एक काम करो ना, आप ए एक्स को निकाल लो जो कि एक्चुअली में ओ वाई के बराबर होगा। अब हम इसी ट्राइंगल की बात करें और यहाँ पे अगर साइन थीटा निकालना चाहें, व्हाट इज साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए एक्स और हाइपोटेन्यूज तो फिर से ओ ए है हमारे पास। अब एक बात सोचिए, जो ए एक्स है वो एग्जैक्टली ओ वाई के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ वाई अपॉन ओ ए। यहां से हमें ओ वाई का पता चल गया, ये आके इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ ए साइन थीटा। लेकिन फिर से ये क्या आया बेटा, ये तो मैग्नीट्यूड आया, पर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ओ वाई वेक्टर चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, हम कहेंगे कि कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो हम कहेंगे, अब मैं ओ ए वेक्टर को लिख सकती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेके। इक्वेशन नंबर 1 है ओ ए कोस थीटा आई कैप प्लस ओ वाई क्या है, ओ ए साइन थीटा और ये है जे कैप। इतनी बात समझ आई। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने ओ ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ओ ए कोस थीटा, ओ ए साइन थीटा। ये व्हाट इज ओ ए, ओ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। अब आप देखिए कि यही था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको फटाफट से हम समराइज कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि हमारे पास अगर कोई भी एक वेक्टर है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो पार्ट कौन से होंगे, एक पार्ट होगा एक्स डायरेक्शन का और एक पार्ट होगा वाई डायरेक्शन का। कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये हिस्सा है एक्स डायरेक्शन का पार्ट और ये हिस्सा है वाई डायरेक्शन का। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज द ए एक्स। अच्छा, हमारे वेक्टर का नाम ओ ए है तो आप ओ ए एक्स लिख दीजिए। ये क्या है, ये है ओ ए वाई। मतलब ये वो हिस्सा है जो एक्स में लाई करता है और ये वो हिस्सा है जो वाई में लाई करता है। क्या ये बात समझ आई। अब देखिए एक बार हम समराइज करते हैं इसको। हमारे पास एक वेक्टर था ओ ए जो थीटा एंगल बना रहा था। अब आपको पता ही तो मैथमेटिक्स है, इसको तो आप समझ सकते हैं। मैंने ये ट्राइंगल चूज की, इस ट्राइंगल में एक बार कोस थीटा निकाला, एक बार साइन थीटा निकाला, फिर कोस थीटा साइन थीटा की हेल्प से मैंने ये वाली साइड निकाल ली और ये वाली साइड निकाल ली। फिर जो ये साइड है ये इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। तो मैंने कहा ओ ए, ओ एक्स का आंसर आ गया मेरे पास ओ ए कॉस थीटा और ओ वाई का आंसर आ गया ओ ए साइन थीटा। अब मैंने कहा ये कौन से डायरेक्शन है, एक्स। तो अगर मैं इसको वेक्टर लिखना चाहती हूँ तो मैंने एक्स का यूनिट वेक्टर लगा दिया। ये कौन से डायरेक्शन है, वाई। अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो मैंने वाई का डायरेक्शन लगा दिया। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने कहा कि इसको डायग्राम को अलग से बनाते हैं। यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो ओ ए है ये कहीं ना कहीं ओ एक्स और ओ वाई से मिलके बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये जो ओ एक्स और ओ वाई है किसके हिस्से हैं, ओ ए के ही हिस्से हैं। तो ओ ए को मैं लिख सकती हूँ इन दोनों के पार्ट में, एक हिस्सा x का आ गया और एक हिस्सा y का आ गया। x वाले के डिनोशन के लिए i कैप है, y के डिनोशन के लिए हमारे पास j कैप है। ये बन गया हमारा रिजल्ट। तो यहाँ तक है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है तो आप उसको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक जो है आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि भाई इसको यूज कैसे करना है, कैसे इसकी एप्लीकेशंस है, तो वो देखते हैं बेटा इसकी एप्लीकेशंस कैसे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो बेटा आपके पास एक वेक्टर गिवन है, यहां पे एक वेक्टर है, मतलब मैं आपको कह रही हूं कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये एक फोर्स है और ये फोर्स है 10 न्यूटन का और ये डायरेक्शन है इसकी, मतलब ये फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन का है ये,
और ये इसकी डायरेक्शन तो है ही है, ये इसका मैग्नीट्यूड है 10। फिर से क्वेश्चन सुनिए क्या है, ये एक वेक्टर गिवन है, ये एक फोर्स का वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 10 और ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। तो आप इसको क्या दो पार्ट में रिजोल्व कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूज होगा, ऐसे ही आपको समझना है। आपको क्वेश्चन में खुद से अप्लाई करना पड़ेगा कि अच्छा अब मुझे इस वेक्टर को रिजोल्व करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। तो मैं आपको कहूँ ये वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 10, ये उसकी डायरेक्शन है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या तुम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो? बिल्कुल अपनी मैथ्स लगानी है, कुछ भी नहीं करना। देखो बार बार क्या तो आप ट्राइंगल की हेल्प से करो, वरना आप समझ भी आ जाएगा। आप सोचेंगे चलो ठीक है मैं फिर से इसको ट्राइंगल की फॉर्म में बना देती हूँ। अब आपको पता है ये हिस्सा कौन सा होगा, ये तो बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस के साथ कौन सा होता है? कोस थीटा होता है। देखो आप सोच रहे होंगे मैंने ये फॉर्मूले क्यों नहीं याद करवाए। वैसे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एक्स वाला हिस्सा कौन सा है, वेक्टर और कोस थीटा, वाई वाला हिस्सा कौन सा है, वेक्टर और साइन थीटा। पर एक बार इसको छोड़िए, हम बेसिक से करते हैं इसको। ये ट्राइंगल लो बेटा, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड कितनी है? ये वाली साइड है 10। आपको कौन सी निकालनी है? आपको ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है। अगर ये वेक्टर एफ है तो ये क्या होगा? ये एफ का एक्स वाला हिस्सा होगा। ये क्या होगा? ये एफ का वाई वाला हिस्सा होगा। ये तो मैंने कहा है कि एफ को दो हिस्सों में तोड़ना है, एक एक्स में और एक वाई में। तो ये हिस्सा हो गया एक्स और ये हिस्सा हो गया वाई। अब आप बताइए एफ एक्स क्या होगा? आप कहेंगे भाई ये तो हो गया बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 10 और ये किसके बराबर होगा? कोस 60 डिग्री के बराबर। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 10 कोस 60 डिग्री। ऐसे ही एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी? हम कहेंगे ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के अपोन में हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज, ये आएगा साइन थीटा। तो यहाँ से आपको एफ वाई की वैल्यू मिल गई 10 साइन थीटा। दो पार्ट करने थे, कर दिए। बात समझ आई? ये है तरीका वेक्टर को रिजॉल्व करने का। हमने यही सीखा है कि बेटा किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व किया जा सकता है। एक उसका एक्स वाला पार्ट, एक उसका वाई वाला पार्ट। निकालेंगे कैसे भाई? ये ओ ए कोस थीटा है, ये एक्स वाला पार्ट है, और ओ ए साइन थीटा है, वो वाई वाला पार्ट है। बट इसको रटना नहीं है हमें। क्यों? वो देखिए, जरूरी नहीं है कि जहां पे एक्स है वहां पे कोस ही आए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है, फिर से एफ वेक्टर है। इस बार मैंने ये एंगल बता दिया थीटा। ये क्या है? एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है? वाई डायरेक्शन है। तो देखिए ये एंगल थीटा है, इसको रिजॉल्व कीजिए। बेटा कभी भी रिजॉल्व करने का तरीका है तो अपने ट्राइंगल बनाओ और काम खत्म करो। ये तो बेसिक था समझाने के लिए। क्वेश्चन ही था एक तरीके से कि क्वेश्चन शुरुआत किया और तोड़ के दिखा दिया कैसे। अब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिर्फ समझना था। देखिए ये एक वेक्टर एफ है जिसकी वैल्यू 7 है और इसको आपको दो हिस्सों में तोड़ना है। ये एंगल थीटा है। कैसे तोड़ेंगे? आप कहेंगे ट्राइंगल बना लो। मैम इस बार ये वाली ट्राइंगल क्यों नहीं बनाई? बेटा ये थीटा बना था ना, तो थीटा आना चाहिए ना ट्राइंगल में, तो इसलिए मैंने ये वाली ट्राइंगल बना दी। अब देखिए, अब इस बार ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। अब इस ट्राइंगल में आप कोस थीटा निकालो। इस ट्राइंगल में कोस थीटा निकालोगे तो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 7, तो बेस का आंसर आ जाएगा 7 कोस थीटा। और ध्यान से देखिए इस बार बेस कौन सी डायरेक्शन में है? इस बार बेस वाई डायरेक्शन में है। तो हम कहेंगे इस बार इस बेस की वैल्यू है 7 कोस थीटा। लेकिन अब ये जो कोस थीटा है, अब इसका समझना, ये मत समझना कि कोस है तो मैं आई लगा दूं, नहीं। ये कोस तो है लेकिन ये वाई में है, तो इसको लगाएंगे जे कैप। ठीक है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, निकालिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन थीटा, होता है ना। अब देखिए साइन थीटा होता है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज है 7 और ये है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 7 साइन थीटा। मतलब इसका आंसर आ गया 7 साइन थीटा। तो ये देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, ये भी 7 साइन थीटा होगा। इस बार साइन थीटा कहाँ चला गया? एक्स में चला गया। आपको समझना क्या है आज के लेक्चर से? ये समझना है जैसे दो वेक्टर को मिला के एक बनाया जा सकता है, तो एक को तोड़ के दो बनाए जा सकते हैं। ये तोड़ने का तरीका है। ट्राइंगल बनाओ और उसको तोड़ दो। काम कहाँ आएगा? बिल्कुल काम आएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। पहले आप ये इतना नोट कर लिया होगा आई थिंक, ये एक एग्जाम्पल के साथ, और ये यहाँ तक का नोट कीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि भाई ये वेक्टर रिजोल्यूशन हमारे काम कहाँ आएगा। ठीक है, देखिए
आपके मॉड्यूल्स में ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे सपोज करो बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है, ये एक वेक्टर है इस साइड, इस वेक्टर की वैल्यू है 5, ये एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पे एक और वेक्टर है, ये है 10 और ये एंगल है 30 डिग्री। अब आपके पास इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। क्या? एक तो आप यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और उससे आप ऐड कर दो, लेकिन बहुत बार हमें क्वेश्चंस में वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उस वेक्टर्स के हिस्से करने पड़ेंगे। अब देखिए, अब ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। अब मैं इस पहले वेक्टर ए को तोड़ूंगी और फिर वेक्टर बी को तोड़ूंगी। अब मैंने कहा कि वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है, तो मैंने कहा कि किसी भी वेक्टर को दो हिस्सों में रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए, ये वेक्टर है, इसका एक इस डायरेक्शन में हिस्सा होगा और एक ऊपर की डायरेक्शन में होगा। देखिए एरो है, इधर भी जा सकता है और ऊपर जा सकता है। तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? अपने मन में यहाँ पे ट्राइंगल अज्यूम कीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ ट्राइंगल अज्यूम करोगे तो आपको ये हिस्सा निकालना है, ये एंगल है बेटा। देखिए मन मन में सोचिए, ये बेस बन गया। बेस के साथ कौन आता है? बेस के साथ कोस आता है हमेशा। अच्छा, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के साथ कौन आता है? साइन आता है। तो ये वाला हिस्सा कैसे होगा? देखिए, अब फिर से एक बार शॉर्टकट भी करेंगे और पूरा तरीके से भी करेंगे। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये रहा बेस, इसकी तो मुझे वैल्यू निकालनी है। अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रही हाइपोटेन्यूज, वैल्यू है 5। ये किसके बराबर है? कोस थीटा। तो बेस का आंसर क्या आ गया? 5 कोस थीटा। ध्यान से समझिए क्या है ये। वेक्टर था ए, वैल्यू थी 5, एंगल था 60 और आपको ये हिस्सा निकालना है। कौन सा हिस्सा निकालना है? एक तो x हो सकता है और एक y हिस्सा हो सकता है। आपको वो हिस्सा निकालना है जिसके साथ एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ एंगल थोड़ी ना बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, जिसके साथ एंगल बनता है ना, वो कोस वाला हिस्सा होता है। वरना आप अपने ट्राइंगल लगा के तोड़ सकते हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो फैमिलियर हो जाएंगे। तो देखिए b क्या हो गया? 5 कोस थीटा, और कोस थीटा मतलब कोस 60 डिग्री। तो इसका मतलब 5 और cos 60 का आंसर कितना होता है हमारा? 1/2। अब देखिए कौन सी डायरेक्शन है ये? ए वेक्टर का कौन सा हिस्सा है? वो हिस्सा जो इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है? x। तो मैं इसको क्या नाम दूं बेटा? अब तक तो मैं इसको बेस 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 बोलती आ रही हूँ। ये तो ट्राइंगल का बेस है, लेकिन नाम क्या है इसका? मैं कहूंगी वेक्टर है ए और उसका x हिस्सा है। कौन सा वाला हिस्सा है? x कॉम्पोनेंट है उसका। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ax की वैल्यू हो गई ये, ठीक है। अब a वेक्टर है, उसके दो हिस्से करने हैं। एक तो हिस्सा करना है i का और एक हिस्सा करना है j का, x और y। तो ax की वैल्यू समझ आ गई। ऐसे ही ay निकालना है, मतलब ये वाला हिस्सा निकालना है। फिर से ट्राइंगल पे जाइए, ये निकाल लो, ये और ये तो बराबर ही होंगे। ये कैसे निकालोगे? तुम कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन 5 और ये होगा साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर हो गया 5 साइन थीटा। बात समझ आई? अब देखिए परपेंडिकुलर है, कौन से हिस्से में है? y। तो हम कहेंगे ये हो गया ए वाई। पुट कर दो, तो वेक्टर a को मैं लिख सकती हूँ 5 cos 60 डिग्री i कैप प्लस 5 साइन 60 डिग्री j कैप, ठीक है। या फिर कह सकते हो मैंने a को दो हिस्सों में तोड़ दिया, x में भी और y में भी। ये x का हिस्सा है, ये y का हिस्सा है। क्या ऐसे ही आप b वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो? लेकिन जिसमें ध्यान देना, एक हिस्सा ऐसे बनेगा, ऐसे, ये माइनस i है। एक ऊपर बनेगा जो कि क्या है? प्लस y है, ठीक है। ये माइनस i है, ये प्लस j में बनेगा। दोनों हिस्सों को तोड़ना आया, ठीक है। देखिए ऐसे ही आप b वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे b का x हिस्सा होगा कुछ, पर वो होगा माइनस में, और ऐसे ही एक हिस्सा होगा j में। वही ट्राइंगल अप्लाई कीजिए और तोड़ दीजिए। ये क्या है? 30 डिग्री। यहाँ पे ट्राइंगल बनाए, इसको निकाल लो और इसको निकाल लो, दोनों के हिस्से टूट चुके हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आप किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हो? रिजॉल्व कर सकते हो। तो वेक्टर का रिजोल्यूशन समझ आया आपको।
अब आपको और क्या समझना है कि अगर आपको ऑलरेडी वेक्टर दे रखे हैं जिसमें ये आई कैप, जे कैप, के कैप आता है, तो आप इनके मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आप इनकी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनको एडिशन कैसे करेंगे, क्या हमें पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करना है, तो उसको और समझते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए, ये जस्ट एक क्वेश्चन था बेटा कि आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना सिखाया था। अब रिजॉल्व करने का मतलब है तोड़ना, रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, तोड़ना। अब आपने इस लेक्चर में काफी कुछ चीजें सीख ली। क्या चीजें सीखी, एक वेक्टर को तोड़ा कैसे जा सकता है, और आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में। अब देखिए ध्यान से, मान लो बेटा ये हमारे पास फिर से एक वेक्टर है ओ ए, ये एंगल है थीटा, यहाँ पे जो ये पॉइंट पड़ा था ये था एक्स, और यहाँ पे जो पॉइंट था ये था वाई। मैंने कहा ओ ए वेक्टर है, इसको दो पार्ट में रिजोल्व करो। तुमने कहा दो पार्ट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पार्ट बनेगा ओ एक्स, और ओ एक्स क्या होगा, ओ ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और ये थीटा था, यहाँ कौन सा कंपोनेंट आया था, कोस थीटा, और ओ वाई का आंसर क्या आया था, ओ ए साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है, ओ ए पता है, फिर आप ओ एक्स और ओ वाई निकाल रहे हो। उल्टा भी तो हो सकता है, ओ एक्स और ओ वाई गिवन हो और ओ ए निकालना हो, फिर कैसे निकालोगे। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। मान लो आपके पास सीधा सीधा एक वेक्टर गिवन है, यहाँ पे हमने लिखा था कि ओ ए वेक्टर क्या है, ओ एक्स आई कैप है और ओ वाई जे कैप है, ये लिखा था ना। ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मेरे पास एक वेक्टर है ए, वो वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसका मतलब समझिए क्या है। सबसे पहले तो एक वेक्टर है ए जो सामने लिखा हुआ है 3 आई कैप और 4 जे कैप। इसका मतलब ये है एक वेक्टर है ए, पता नहीं कौन वेक्टर है, पर उसका दो हिस्से हैं, ये है एक्स का हिस्सा और ये है वाई वाला हिस्सा। एक्स वाले हिस्से का मैग्नीट्यूड है 3 और वाई वाले हिस्से का मैग्नीट्यूड है 4। रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। इसको रिप्रेजेंट कर लो, इसका मतलब है 3 कदम आगे चलो आई में, 3 आई, 4 चलो वाई, 4 जी, और इनको मिलके एक वेक्टर बन जाएगा जो होगा ए वेक्टर। अब तुम सोच रहे हो वेक्टर तो समझ आ गया भाई कैसे बनाया। भाई ये वेक्टर था, इसके दो हिस्से थे, आई कैप का और जे कैप का। आई कैप में चलो 3, वाई कैप में चलो 4, लेकिन ये जो वेक्टर बना है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब देखो ये वेक्टर किस किस की मदद से बना है, इसकी और इसकी मदद से तो बना है ना, तो इसको निकालेंगे कैसे। बेटा दो वेक्टर थे हमारे पास ए और बी, जिसको आपने आर वेक्टर बोला था ना, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे। आप कहते थे ए स्क्वायर, ऐसे कहते थे, आप कहते थे ना। अब आप सोचिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास एक आर वेक्टर है, पर आर का एक एक्स का हिस्सा है और एक वाई का हिस्सा है। लिखते कैसे हैं, हमने कहा एक हिस्सा है एक्स में और एक हिस्सा है वाई में। इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 3 आई कैप 4 जे कैप, ऐसे तो लिखते हो, एक हिस्सा है एक्स में और एक हिस्सा है वाई में। ठीक है, अब आप देखिए इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। आई और जे आपस में कैसे हैं बेटा, आई और जे, आई एंड जे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आई एंड जे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए यही फॉर्मूला लगाइए, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, तो क्या कहोगे, आप कहोगे अगर ये ए है तो इसका स्क्वायर करो, अगर ये बी है तो इसका स्क्वायर करो, +2 ए लिखो बी लिखो और कोस। लेकिन ये कोस कितना होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90, और कोस 90 कितना होता है 0, तो आंसर क्या बन गया। अगर आपको अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अगर वो कंफ्यूज हो गए हो किसी भी रीजन से कि क्या लिखा है क्यों लिखा है, तो उसको मैं एक समराइज कर देती हूँ लास्ट स्टेप में।
अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन हैं और आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मतलब आपके पास अगर एक वेक्टर है ए जिसके दो हिस्से हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, और आप चाहते हो ए का मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आपको अपनी कॉपी में केवल ये दो फॉर्मूले नोट करने हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये समझने का पार्ट था कि कैसे आया ये सब, दो वेक्टर से मिलके एक वेक्टर बना है, या फिर कह सकते हो एक वेक्टर है जिसके दो हिस्से हैं। कौन कौन सा? एक्स वाला हिस्सा और वाई वाला हिस्सा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की मदद से करेंगे तभी हमें समझ आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर ए है जो है 3i कैप और 4j कैप। कोई पूछे ए का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या करना है? एक्स वाले हिस्से का स्क्वायर कर दो, वाई वाले हिस्से का स्क्वायर कर दो, बात खत्म। ठीक है, अगर मान लो तीसरा भी आ जाए, मतलब जेड भी आ जाए, जैसे मान लो वेक्टर ए होता ए एक्स आई कैप होता, ए वाई जे कैप होता और ए जेड के कैप होता, तो कैसे निकालते? कुछ नहीं, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और थर्ड का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर गिवन है ए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, समझ गए, ये x का हिस्सा है, ये y का हिस्सा है, ये z का हिस्सा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? x वाले का स्क्वायर, y वाले का स्क्वायर और z वाले का स्क्वायर। आया समझ? ये तो था कि अगर हमारे पास वेक्टर गिवन है i j k की फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। आपने क्या सीखा? अब आता है कि इस तरीके से अगर i j k कैप में अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है तो आप उसको ऐड कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए बेटा, आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला नोट करना है। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए। और कब है ये फॉर्मूला? तब i j k की फॉर्म गिवन हो। अब आप सोच रहे हो i j k की फॉर्म को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कि a को मैंने इसके रेक्टेंगल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, देखिए अब मान लो आपके पास एक वेक्टर है a, उसका x में कुछ हिस्सा है, y में कुछ हिस्सा है। एक वेक्टर है b, उसका भी x में कुछ हिस्सा है और y में कुछ हिस्सा है, और आप इनको ऐड करना चाहते हो, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, x x वालों को ऐड कर दो, y y वालों को ऐड कर दो। देखो i किसके साथ है? ax और bx, इनको आपस में ऐड कर दो और इनको आपस में कर दो, ये इनका एडिशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है मेरे पास a 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा वेक्टर है b 3i कैप प्लस 2j कैप, इनको ऐड करना है, मतलब a प्लस b निकालना है। i वालों को ऐड करो, 3, ये कितना हो गया 5, इनको ऐड करो 5, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ये समझना कि किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, अगर वो पहले से रिजॉल्व हो रखा है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और साथ में आपको मॉड्यूल से क्वेश्चंस भी करने हैं।